गुड मॉर्निंग बच्चों, जय हिंद। आई एम डॉक्टर गौरव अग्रवाल, एकेडमिक हेड मेजर कल्ची क्लासेस। तो बच्चों, आज हम आप लोगों के सामने मौजूद हैं 2022 में होने वाले एनडीए के फर्स्ट एग्जाम 10 अप्रैल 2022 वाले एग्जाम की एक फुल प्रूफ 100% गारंटी वाली वर्क प्लान के साथ कि आप क्या पढ़ें, कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, ताकि 10 अप्रैल 2022 वाले एग्जाम में हर हाल में आप शॉर्टलिस्ट हो सकें अपनी एसएसबी के लिए। एज ऑल ऑफ यू नो दैट एनडीए इज ऑल्दो अ लो स्कोरिंग एग्जाम बट अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। 900 नंबर का रिटन, 900 नंबर की एसएसबी। 900 नंबर के रिटन को देने वाले पूरे हिंदुस्तान के बच्चे 4 लाख, शॉर्टलिस्ट होने वाले बच्चे केवल 8000। तो 4 लाख बच्चों में से ये 8000 कौन से स्पेशल 8000 हैं, क्या स्पेशल करते हैं, क्या स्पेशल करना पड़ेगा, इन सारी बातों के जवाब के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक और शेयर कीजिए अपने उन सारे दोस्तों के साथ जो 2022 में एनडीए में जाने का सपना रखते हैं। इस पैनल डिस्कशन में हमारे साथ मैथ्स के एक्सपर्ट के रूप में हमारे विकास सर मौजूद हैं। उसके बाद जीएटी वाला सेक्शन जिसमें 3 मेजर सेक्शन इंग्लिश, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज होता है। उसका पहला सेक्शन इंग्लिश, 50 सवाल, 200 नंबर, प्रांजलि मैम हमारे साथ हैं। जनरल साइंस वाले सेक्शन में सबसे बड़ा सेक्शन फिजिक्स, 24 से 26 सवाल, 100 नंबर, मधुर सर हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साइंस के सेक्शन के बाकी दोनों सब्जेक्ट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 24 से 26 सवाल, फिर से 100 नंबर, ज्योति मैम हमारे साथ मौजूद हैं। जीके वाला सेक्शन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट के लिए जैन सर हमारे साथ मौजूद हैं। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन के लिए जैन सर हमारे साथ मौजूद हैं और हिस्ट्री पॉलिटी वाले सेक्शन के लिए अभिषेक सर हमारे साथ मौजूद हैं। इन सारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस, स्टडी मटेरियल की एडवाइसेस आपको इस लायक बनाएंगी कि आप 2022 10 अप्रैल को होने वाले एनडीए के रिटन एग्जाम को हर कीमत पर क्लैरिफाई करें। आपके एग्जाम से पहले आपके पास अभी 6 महीने का टाइम बाकी है। यहां इलाहाबाद में मेजर कल्ची क्लासेस आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि लॉकडाउन ईयर के बाद अपनी पढ़ाई को फ्रॉम अ न्यू स्क्रैच, फ्रॉम जीरो कैसे स्टार्ट करें, क्या हमारी स्पेशलिटीज हैं और कैसे हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ गारंटी ले सकते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी इन विशेष 8000 बच्चों में से एमकेसी के बच्चे लायंस शेयर लेंगे, सबसे ज्यादा होंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले सबसे मेजर सेक्शन मैथमेटिक्स, 300 नंबर का विकास सर के पास। बताएं विकास जी। थैंक यू सर और गुड मॉर्निंग गाइस। और आज बेसिकली हम काफ़ी टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। तो टाइम के रिगार्डिंग हम चर्चा करने वाले हैं कि सर एनडीए के प्रिपरेशन के लिए वो आइडियल ड्यूरेशन क्या होना चाहिए कि हमारी अच्छे से तैयारी भी हो जाए और साथ में हमारी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए और काफ़ी टेस्ट हम दे सकें ताकि हमें। सर मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जो हमेशा बच्चों के लिए ड्रैकुला रहता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बच्चे सबसे ज्यादा मैथ से डरते हैं जी, बिल्कुल। तो थोड़ा बच्चों को बताएं कि कैसे 6 महीने में आप उन्हें कौन सी जादू की छड़ी घुमाएंगे कि लड़का सेलेक्ट होगा। जी बिल्कुल, 100% सेलेक्ट होगा क्योंकि देखो मैथ्स के अंदर आपके 120 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 2.5 मार्क्स का होता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है तो 0.84 आपका डिडक्ट वहां से होगा। तो 120 क्वेश्चन करीब करीब आपके 300 मार्क्स के हो जाते हैं। जी। अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर जैसे हम बात करें आइडियल ड्यूरेशन की बात करें तो आइडियल ड्यूरेशन जो होता है बेसिकली वो 6 मंथ के आसपास का होता है। अगर 6 मंथ आप अपनी स्टडी को दोगे और कोई फ्रेश बच्चा भी है अगर वो 6 मंथ स्टडी करता है एनडीए के लिए कंप्लीटली डेडिकेटेड होकर के पूरे जुनून के साथ वो एक बार में ही एग्जाम को क्लियर कर सकता है। वेरी गुड सर। और सर कहीं ना कहीं ये अप्रोच यूपीएससी के पास भी रहती है, तभी यूपीएससी हर 6 महीने में एनडीए का एग्जाम करा देता है 2 बार ईयर, क्योंकि वो सुपर एक्सपर्ट लोग जो वहां बैठे हैं वो भी ये मानते हैं कि 6 महीने ही एक आइडियल टाइम है प्रिपरेशन को स्टार्ट से फिनिश करने का। बिल्कुल सफिशिएंट भी है और जरूरी भी है। अगर कोई बच्चा सोचता है कि इससे कम टाइम में एनडीए का प्रिपरेशन तो ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, काफी डिफिकल्ट ये होता है। बिल्कुल सही बात। अब मैथ्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, हमारे जो कोचिंग के अंदर जो प्लान फॉलो होता है और सक्सेस बिल्कुल हमारे यहाँ पर 100% के आसपास रहता है। ऐसा होता है कि बेसिकली अगर हम बात करें टॉपिक के वेटेज के बारे में तो हम अलजेब्रा की अगर हम बात करें, अलजेब्रा में अभी फिलहाल मैं प्रोबेबिलिटी और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट कंसीडर नहीं कर रहा हूं। तो बच्चे कुछ जो आपके चैप्टर्स होते हैं जैसे माने लॉगरिथम की बात करें, सेट थ्योरी की बात करें, बाइनोमियल की बात करें,
कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, सीक्वेंस सीरीज की बात करें और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करीब करीब ये 22 टू 24 क्वेश्चंस के आसपास ये आपका बनता है। तो ये करीब करीब ये आपका 50 टू 55 मार्क्स का आपका हो जाता है। 50 से 55 नंबर। जी बिल्कुल, 50 से 55 मार्क्स का ये हो जाता है। सेकंड नंबर पर मैं लेकर के आऊंगा, जैसे मान स्टैटिक्स एंड अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो। अब सर एक प्रश्न यहाँ ये खड़ा होता है कि ये जो इस प्रकार चैप्टर्स हैं, जैसे ये बच्चे लोग इस समय देख सकते हैं हमारे पास ये टीचिंग प्लान है 6 महीने का, ये एक्चुअली आपके सफलता का रास्ता है। इसमें ये बात बहुत क्लियर तरीके से मेंशन है कि कौन से चैप्टर पर कितना फोकस किया जाना चाहिए। तो सर जैसे यहाँ पर आपने मैथमेटिक्स में अलजेब्रा वाले सेक्शन के लिए करीब करीब 30-35 लेक्चर की ड्यूरेशन रखी हुई है। मैं अभी इसी पर आने वाला हूँ जी। थोड़ा सा मैं बेटेज के बारे में बता देता हूँ और फिर उस बेटेज के बिहाफ पर हमने टीचिंग प्लान किस तरीके से डिसाइड किया उसकी भी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बेसिकली उसके बाद स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो करीब करीब उसके 12 टू 14 क्वेश्चंस। मैं ये जो डेटा आपको बता रहा हूँ ये किसी एक ईयर का नहीं बता रहा हूँ, पिछले करीब करीब 8 से 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। और ये एनालिसिस बच्चे लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो इस समय राइट हैंड वाला पेज है इसमें आपको 2015 से लेकर 2021 का फर्स्ट एग्जाम, भाई 2021 का सेकंड एग्जाम तो भी हुआ ही नहीं है ना सर, तो 2015 से लेकर 2021 तक के एग्जाम का एवरी ईयर की डिटेल आपको चैप्टर वाइज हमारे टीचिंग प्लान में मिलती है। ये टीचिंग प्लान एडमिशन के समय ही आपको मिल जाता है और शुरू से ही आप इस बात को जज कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर कौन से सब्जेक्ट में एक्चुअली कितना इंपॉर्टेंट है। बताएं। तो उस इंपॉर्टेंस के हिसाब से जैसे हम स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं करीब 12 टू 14 क्वेश्चन इसका बन जाता है जी। तो 12 टू 14 का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि आपका करीब करीब ये 25 से 40 से 45 मार्क्स का ये बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हम मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के करीब करीब 8 से 10 क्वेश्चन आपके बनते हैं बेटा वहां से, और एवरेज बिल्कुल। और अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो ये करीब करीब आपके 25 से 30 मार्क्स लेकर के चले जाते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन। वहीं अगर हम बात करते हैं आप लोगों से वेक्टर अलजेब्रा की बात करते हैं तो वेक्टर अलजेब्रा के अंदर 2 चैप्टर आपके कंसीडर होते हैं, एक तो आपका वेक्टर आता है और एक आता है आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो उसके भी कुल मिलाकर के आपके बेटा 8 से 10 क्वेश्चन ही आते हैं, तो वो भी आपका 25 से 30 मार्क्स का आपका बनता है। सेकंड हम बात करते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री की बात करते हैं, उसमें आपका स्ट्रेट लाइन आता है और सर्कल आता है, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला आता है, जिसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल रहता है। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता नहीं है। सो बेसिकली उसके अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो करीब वो 40 टू 45 मार्क्स वो भी आपका हो जाता है। और अगर हम बात करें कैलकुलस के वाले पोर्शन की बात करते हैं तो 2 पार्ट में कैलकुलस को डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो करीब करीब उसके 24 टू 26 आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो 60 टू 65 मार्क्स का इस तरीके से आपका वेटेज रहता है। अब जैसे आपने वेटेज बताई तो इस वेटेज में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको ये बात बहुत क्लियर पता हो कि हाइपरबोला ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैराबोला ज्यादा इंपॉर्टेंट। भाई मान लीजिए आईआईटी के टीचर्स अगर एनडीए में मैथ्स पढ़ाने लग जाएं तो वो इस पर फोकस ही ना कर पाए कि कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, तो लड़का खुद ही में कंफ्यूज हो जाएगा कि वो एक्चुअली एनडीए की तैयारी कर रहा है कि आईआईटी की तैयारी कर रहा है। देखो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने टीचिंग प्लान अपना डिजाइन किया हुआ। ऑलराइट सर। तो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर हम फर्स्ट मंथ की बात करते हैं तो फर्स्ट मंथ में करीब करीब आपका अलजेब्रा जो है वो 50% कवर हो रहा है। और सेकंड मंथ में आपका फर्स्ट एंड सेकंड मंथ में कंप्लीटली अलजेब्रा कवर हो जाता है, प्रोबेबिलिटी तक की हम बात करते हैं तो। और थर्ड मंथ की अगर हम बात करें, थर्ड मंथ में हम स्टैटिक्स और ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीटली फिनिश कर जाते हैं। और अगर हम फोर्थ मंथ की बात करते हैं तो फोर्थ मंथ में हमारा जो डिफरेंशियल कैलकुलस है वो कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पर बात करें सर तो फोर्थ मंथ तक करीब करीब 200 मार्क्स का हम कवर कर चुके होते हैं बच्चों को 300 मार्क्स में से। अगर कोई बच्चा 4 मंथ्स के अंदर 300 में से 200 मार्क्स का पढ़ चुका होता है और हर महीने उसका यूनिट वाइज टेस्ट भी होता है, और हर महीने यूनिट वाइज टेस्ट होता है, जैसे आपने फर्स्ट मंथ में कुछ ही पढ़ा तो आपका मंथ के लास्ट में आपका एग्जाम होगा, और जब सेकंड मंथ में जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, सेकंड मंथ के एंड में सेकंड यूनिट टेस्ट जब आप दे रहे होंगे तो उस यूनिट टेस्ट की खास बात होती है बेटा कि आपका फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ जो आपने पढ़ा हो कंप्लीटली आपका आता है, मतलब बच्चे का रिवीजन लगातार मेंटेन रहता है, वो टच में रहे टॉपिक के में। ठीक है, जैसे जैसे आप ज्यादातर टच में होते जाएंगे वैसे वैसे वो टॉपिक्स आपके और भी अच्छे होते जाएंगे। मतलब सर इस तरीके से आप ये एक्चुअली कहना चाहते हैं कि अगर जैसे अक्टूबर आज से स्टार्ट हुआ, अब अगर अक्टूबर फर्स्ट वीक में बच्चे हमारे पास आते हैं तो मार्च फिनिश होते होते आप उन्हें रेडी कर चुके होंगे इस काम के लिए कि वो 10 अप्रैल 2022 वाले एग्जाम को 100% उसको सक्सेस मिले। ऑलराइट सर, वेरी गुड सर। एक बात पर और प्रकाश डालें कि मैथ्स में हमेशा बच्चों के दिमाग में एक डाउट, एक कॉन्फिडेंस, एक लूज कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहता है टू टॉक अबाउट शॉर्टकट इन मैथ्स।
देखो शॉर्टकट की जहां तक बात, देखो एनडीए का जो एग्जाम होता है थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है, वो आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को आपको चेक करता है। तो आपने बिल्कुल कहा शॉर्टकट का जो इंपॉर्टेंस रहता है काफी ज्यादा रहता है। अगर हम बात करें अपने एकेडमिक की बात करें, जितने भी यहाँ पे टीचर्स पढ़ा रहे सारे एक्सपर्ट होते हैं और इतना वो आपको शॉर्टकट बताएंगे, इतनी शॉर्टकट होती है कि आप 120 में से करीब 70 to 80 या 90 के आसपास क्वेश्चन आप शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हैं, अच्छी एक्यूरेसी के साथ में। तो शॉर्टकट का तो इंपॉर्टेंस रहता ही रहता है। जी। अगर बच्चे ने 120 में से 80 से 90 क्वेश्चन सही कर लिए तो इसका मतलब सिलेक्शन की तो वो चिंता ही छोड़ दे, वो तो टॉप 100 में आ जाएगा 100% से। बिल्कुल क्योंकि सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो सेफ जोन जो मानते हैं वो 65 to 70 के आसपास मानते हैं। बिल्कुल सही। कभी-कभार अगर 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं तो वो एडजस्ट कर जाता है। भाई मेरिट आपकी 350 के करीब जाती है, 350 पर आपकी कट ऑफ चली जाती है 900 में से। अब यदि लड़का केवल मैथमेटिक्स में मान लेते हैं उसके 100 सवाल सही हो गए तो वो मैथमेटिक्स में ही बहुत हैंडसम स्कोर कर रहा है। इसका मतलब सर एयरफोर्स में पायलट बनने जैसे उसके जो ख्वाब होंगे वो वहीं से एक शेप ले लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मेरिट आपकी 1800 में से बनेगी। 900 नंबर की एसएसबी और 900 नंबर का आपका रिटन। ऑलराइट सर, मैथ्स के बारे में आपने बहुत अच्छी बहुत वैल्यूएबल बातें बताई। अब हम आते हैं मैथ्स के बाद दूसरा सेक्शन जीएटी, और जीएटी में जो 3 मेजर सब्जेक्ट होते हैं उनमें से सबसे प्रोमिनेंट सब्जेक्ट इंग्लिश। प्रांजलि मैम बताएं, बच्चों को गाइड करें इंग्लिश के बारे में। और सबसे बड़ी बात इस बार, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आफ्टर द इंटरफेरेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लड़कियों के लिए भी परमानेंट कमीशन होने के रास्ते खोल दिए हैं एनडीए में। ऑल्दो 14 नवंबर का पहला एग्जाम लड़कियां पहली बार दे सकती हैं, लेकिन हकीकत में बच्चियों को अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए जो समय चाहिए उसके दृष्टिकोण से 10 अप्रैल वाला ही एग्जाम उनके लिए पहला एग्जाम माना जाएगा। तो अब वो जमाने बीत गए जब केवल लड़के इस बात के लिए प्राउड फील करते थे कि आई कैन डाई फॉर माय नेशन इन ड्रेस। नाउ गर्ल्स आर आल्सो रेडी फॉर द सेम। मैम इंग्लिश के बारे में बताएं। जय हिंद बच्चों। सर बच्चों में हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि हम इंग्लिश को कैसे मैक्सिमम स्कोर करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, प्रोवाइडेड बच्चों को वो बेसिक्स उनके क्लियर होने चाहिए। उनके जीएटी की कट ऑफ निकालने में इंग्लिश कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकती है। जी सर। और बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको रट तो लेते हैं बट उसको एप्लीकेबिलिटी की जब बात आती है तो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि ऑलवेज का इस्तेमाल, बच्चों को सिर्फ ये पता है कि हमें ऑलवेज का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट केस में करना होता है, बट द प्रॉब्लम इज कि ऑलवेज का इस्तेमाल सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट केस में ना होके उसको कॉन्ट्रेंस में भी किया जा सकता है। और वो कैसे किया जा सकता है ये हम अपने बच्चों को अपने क्लास में समझाते हैं। So these are a few topics जो बच्चों में बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है, और इसका क्लियरेंस हम सिर्फ और सिर्फ क्लास के थ्रू ही इसको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि किसी बुक में ये जनरली हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। यस सर। मैम 10 अप्रैल वाले एग्जाम के लिए एट प्रेजेंट आप इंग्लिश की किस स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे सो दैट क्लासेस में आने वाले बच्चे कंप्लीट कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम क्रैक कर सकें? यस अगर बात करें सर हम क्वेश्चंस की, क्योंकि हमारे पास 50 क्वेश्चंस होते हैं, तो 30 क्वेश्चंस वी हैव ऑफ वोकैबुलरी, द वोकैबुलरी सेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ऑल, एंड 20 क्वेश्चंस हमारे ग्रामर से होते हैं। सो जो 20 क्वेश्चंस में ग्रामर होती है, जिसमें से प्रेपोजिशन, अगर हम 2020 तक की बात करें, प्रेपोजिशन पे एम्फेसिस ज्यादा था, और प्रेपोजिशन में भी बच्चे सोचते हैं कि ऑन या इन से क्वेश्चंस आएंगे, बट द पार्ट जो प्रेपोजिशन में कवर होने लायक होता है दैट इज योर फिक्स्ड प्रेपोजिशन। अगर बच्चे फिक्स्ड प्रेपोजिशंस पे ज्यादा ध्यान दें तो शायद वो 10 क्वेश्चंस के 8 से 9 क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर 2021 की सर हम लोग बात करें तो उसमें कंजंक्शंस पे एम्फेसिस ज्यादा था, तो वी ट्राई टू मेक श्योर कि जितने टॉपिक्स पे एम्फेसिस होता है यूपीएससी की तरफ से, तो हम लोग उन टॉपिक्स को ज्यादा क्लियर करके बच्चों को उस पे ज्यादा एम्फेसिस करके पढ़ा सके, सो दैट दे कैन स्कोर मोर एंड मोर मार्क्स इन ग्रामर सेक्शन। मतलब ये जो बदलते हुए पैटर्न होते हैं मैम, इसका तो फिर हर 6 महीने में जैसे पैटर्न बदलेगा तो आपको ज्यादा फोकस करना पड़ता होगा कि इस बार 10 अप्रैल वाले एग्जाम में किस चैप्टर के ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। अब जैसे डिटरमाइनर्स के क्वेश्चंस की ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है आगे, तो अब हम लोग फोकस करेंगे कि डिटरमाइनर्स का यूज कैसे और कहां पे ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है, और उनकी एप्लीकेबिलिटी को भी बच्चों में एम्फेसिस करेंगे कि वो कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा सर वोकैबुलरी सेक्शन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत क्रूशियल सेक्शन हो जाता है। यस, और बच्चों में बहुत कंफ्यूजन भी होता है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स लर्न करें। सो यहाँ पे हम अपने क्लासेस में बच्चों को मिनेमोनिक टिप्स देते हैं थ्रू रूट वर्ड्स, जिससे वो अब आई थिंक यही एक ऐसी चीज है जो एक्चुअली क्लासरूम ट्रेनिंग के बिना पॉसिबल ही नहीं
बच्चा सेल्फ स्टडी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसको वोकैबुलरी में ही होने वाली है। एग्जैक्टली, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि हम आज लर्न करके और फिर 4 दिन बाद उसको भूल जाते हैं। सो दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम जो हर बच्चे को फेस होती है, क्योंकि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है सर। सो थ्रू रूट वर्ड्स हम लोग इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से वर्ड्स को और लर्न करवा सकते हैं, बच्चे अपनी वोकैबुलरी में ऐड ऑन कर सकते हैं। सो वी हैव क्लासेस आल्सो फॉर दिस वोकैबुलरी पार्ट आल्सो। हम लोग अपने, अगर हम लोगों ने देखा होगा हमारे शीट्स में भी, तो कॉम्प्रिहेंशन और एनानिम्स सिंटोनिम्स के लिए हम लोगों के पास अलग से क्लासेस भी होती हैं जो बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं। एंड देन वी मूव ओवर टू आवर कॉम्प्रिहेंशन एंड पैसेज, जिसमें टाइम एंड टेंस, ये भी एक ऐसे ही प्रैक्टिस की ही चीज है कि जब तक टीचर का गाइडेंस नहीं मिलेगा तब तक बच्चा इसको कंप्लीट तरीके से कॉन्फिडेंटली सोल्व नहीं कर पाएगा। तो जब तक बच्चे यहाँ आएंगे नहीं, हमारे स्टडी मटेरियल को देखेंगे नहीं, क्योंकि हमारे स्टडी मटेरियल एक कंप्लीट सोर्स है जिससे वो अपने एग्जाम्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। दे विल नॉट हैव टू टेक एनी अदर बुक रिगार्डिंग द सेम उनको। और जैसा कि बच्चे लोग जानते हैं कि एनडीए एक ऐसा एग्जाम है जिसमें इंग्लिश केवल रिटन एग्जाम में ही काम नहीं आती है। आफ्टर कंप्लीटिंग और क्वालिफाइंग योर written exam, when you people are applying for SSP, then also English is going to play a very crucial role in your success. तो जब आप हमारे पास आते हैं, हम केवल आपके रिटन पोर्शन को ही स्ट्रेंथन नहीं करते, बल्कि आपकी स्पोकन एबिलिटीज पर भी वर्कआउट किया जाता है, ताकि आप ना केवल रिटन बल्कि SSP को भी क्वालिफाई कर सके। थैंक यू मैम। तो बच्चों, GAT वाले सेक्शन में इंग्लिश के बाद जनरल साइंस वाला सेक्शन आता है, और जनरल साइंस वाले सेक्शन में सबसे बड़ा सब्जेक्ट, सबसे बड़ा सेगमेंट फिजिक्स होता है। 24 से 26 सवाल, करीब 100 मार्क्स। सुपर एक्सपर्ट मधुर सर हमारे साथ हैं, उनके विचारों को जाने कि कैसे वो आने वाले 6 महीने में बच्चों को इस लायक बना देंगे कि वो 10 अप्रैल वाले एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट हो सकें। मधुर सर। जय हिंद बच्चों, आज मैं बिल्कुल आ गया हूँ इसके लिए आपको बताने के लिए कि अप्रैल का एग्जाम आपको कैसे निकालना है। और सबसे अच्छी बात है कि इस बार लड़कियां भी आप के साथ लड़ेंगी, बिल्कुल यहाँ पे भी लड़ेंगी और वहाँ पे भी लड़ेंगी। सर, लड़कों को थोड़ा एक और बात का डर लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि लड़कियों के आने की वजह से उनकी सीट कम हो जाएंगी। बिल्कुल मत सोचिए। तो उसके लिए मैं बता दूं कि लड़कियों के लिए कुछ सीट ऐड ऑन की गई हैं। लड़कों की सीट जितनी थी उतनी ही मेंटेन है। बिल्कुल मेंटेन है। देखिए बच्चों, जो टाइम ड्यूरेशन आपके पास है, जो सही तरीके से बात होती है कि हम किस तरीके से अपनी तैयारी को लेके चले, क्योंकि देखा जाए तो मोटा मोटा 5 महीने की बात से जोड़ा जाए तो 5 साढ़े 5 महीने की बात है। जी बिल्कुल। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आपका जो वे होना चाहिए, एक अच्छी टीचिंग भी होनी चाहिए, एक क्लासरूम स्टडी भी अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छा मटेरियल भी होना चाहिए। क्योंकि आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि किस टॉपिक से क्या चीज़ आनी है, कितना परसेंटेज है, ये नहीं, एक अच्छी स्ट्रेटजी को बताना है कि किस तरीके से तैयारी को आपको लेके चलना है। जब हम अच्छी स्ट्रेटजी करते हैं तो सबसे पहला नंबर आता है कि आप भाई कि आप लोग की जो ऑफलाइन स्टडी होती है, जो एक्सपर्ट फैकल्टी जो भी हमारे यहाँ है, मतलब हम ये भी क्लेम कर सकते हैं कि इंडिया के सबसे अच्छी फैकल्टी, बेस्ट फैकल्टी इस समय हम लोग हमारे साथ है। और सबसे बड़ी बात है कि ऑफलाइन क्लास में एक जब आप आते हो तो एक अच्छी टीचिंग होनी चाहिए। टीचिंग के साथ सबसे बड़ा एक रोल होता है बच्चों, जो एक टाइट शेड्यूल होता है। अगर देखा जाए तो 5 महीने बीतने में सर बहुत समय नहीं लगता। बहुत समय नहीं लगता सर। तो ये जो टाइट शेड्यूल है, ये टाइट पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी जब हम लोग बैच में जब जाते हैं सर, तो हम लोग ये डिस्कशन बच्चों से कहते हैं, बच्चों सिलेक्शन बस एक चीज आपको दिला सकता है कि जिस सोच को लेके आप घर से चले थे, वो सोच जो है ये 5-6 महीने आप बस मेंटेन रखो, यही सोच आपकी गड़बड़ा जाती है, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता। एक्चुअली सर, बच्चों की सोच गड़बड़ाने के पीछे ना कहीं थोड़ा कोचिंग फैटर्निटी भी जिम्मेदार है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अधिकांश कोचिंग बच्चों को पढ़ाने के नाम पर केवल फॉर्मेलिटी और डिस्ट्रैक्शन जैसे होता है। अब एक चीज सबसे बड़ा रोल क्या होता है आपको बता दूं कि ये कंपटीशन जो होता है ना बच्चों, ये कंपटीशन नहीं बढ़ता चला जा रहा है, लोगों का डिस्ट्रैक्शन बढ़ता चला जा रहा है। ये सर ने कहा 4 लाख लोग हैं, 4 लाख कंपटीशन में तो है जरूर, मगर जो ध्यान से जो फोकस कर रहे होंगे, मेरे ख्याल से 1.5 लाख बच्चों से ज्यादा नहीं है। कंपटीशन बहुत बड़ा नहीं है, बस आपको फोकस होकर तैयारी करना, एक टाइट शेड्यूल लेके चलना है, एक प्रॉपर गाइडेंस आपके पास होना चाहिए। और टाइट शेड्यूल में सबसे बड़ा रोल ऑफलाइन स्टडी में टीचिंग का होता है। हम अपनी टीचिंग को कैसे लेके चलते हैं, हमारा जो मटेरियल है वो भी सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में उस तरीके का मटेरियल नहीं है। आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर एनडीए की बात करते हैं तो इंडियन मार्केट में चले जाए तो हिंदी में कोई मटेरियल नहीं मिलेगा आपको। आप देखेंगे तो इंग्लिश में सारा मटेरियल आपको मिलेगा, हिंदी बुक में नहीं मिलेगा। तो हिंदी वाला बच्चा हमेशा परेशान होता है, मगर हमारे यहाँ आपका इंग्लिश में भी मटेरियल आपका अवेलेबल है, सेम टू सेम हिंदी में। और सबसे बड़ी बात है ये जो टीचिंग है, मार्केट में जो टीचिंग आ रही है बुक, हमारी जो बुक बनी है इतने प्लान वे में बनी हुई है सर,
उस प्लान वे को आप भी समझिए। बिल्कुल सर, आप तो शिल्पकार रहे हैं। मैं उसको मैं खुद बनाया हूँ, और जब बना रहा था तो पहले दिन उसको एक नींव रखी थी कि इस चीज को मैं ऐसे लेके चलूंगा। 27 चैप्टर है और 27 चैप्टर को एक जैसा टॉपिक बना के चलूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या कि एक अच्छी बुक में क्या होना चाहिए, सबसे पहला एक थ्योरी कंटेंट होना चाहिए, और थ्योरी कंटेंट के बाद जस्ट उसके तुरंत एक कंसेप्चुअल नोट्स होने चाहिए जो कि हमारे हैं, और जस्ट वो थ्योरी कंटेंट के बाद हम तुरंत क्या करते हैं, उस थ्योरी कंटेंट की जो एक्सरसाइज होती है वो मैंने डाला है। और सर इस बार तो एक्सरसाइज आपने सब टॉपिक वाइज डाली है। अब बच्चा मान लीजिए मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, तुरंत उसके कंसेप्चुअल पॉइंट जिसको हमने गोल्डन पॉइंट्स के नाम से देखा है, तुरंत उसको पढ़ा, और पीछे एक्सरसाइज पलटा, सब टॉपिक लिखा हुआ है, तुरंत उसका एक्सरसाइज। अधिकतर बुकों में क्या दिक्कत आती थी, आप पढ़े तो जरूर मगर क्वेश्चन आपको ढूंढने पड़ते जी। तो सबसे अच्छा ये है कि हमारा स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है जिसको हम लेके चलते हैं बच्चों। और दूसरी बात है कि हर महीने जब भी जैसे हमारा एक टीचिंग प्लान होता है जो कि सर ने दिखाया है, हर महीने का एक बिल्कुल प्रॉपर टाइट शेड्यूल के साथ एक पूरा सिलेबस होता है जिसको हम एक महीने में पढ़ाते हैं, और एक महीने पढ़ाने के बाद एक यूनिट टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसके बाद टेस्ट डिस्कशन हम लोग जैसा लेते हैं। और ये पूरा जो टाइट शेड्यूल है ये हमारा पूरा कंटिन्यूअस ये फॉलो होता है, और आप इस टाइट शेड्यूल के साथ अगर चल गए, 5 महीने चल गए, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। आप निश्चित रूप से उन 8,000 बच्चों में आ जाएंगे बिल्कुल जो एसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है, डिस्ट्रैक्शन का कंपटीशन ज्यादा है कि जो अगर हम बात करते हैं जिनका सिलेक्शन होने वाला है वो ज्यादा है। तो अगर आप बात की तो 4 लाख में 1-1.5 लाख बच्चा ही सीरियस है। सही बात तो 1-1.5 लाख की मेजोरिटी अगर बात किया जाए, तो 3 लाख की तो बात किया तो 3 लाख डिस्ट्रैक्शन वाले में ज्यादा है, इधर कम है। तो आपको जंप बस इसमें करना, इधर कंपटीशन ज्यादा नहीं, बस फोकस हो कि 5 महीने पढ़िए, बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएगा। हमारे इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी स्पेशलिटी आपको मिलेगी बच्चों डाउट काउंटर। देखिए 3 घंटे की आपकी प्रॉपर क्लास होती है, उसके बाद 1 से 2 घंटे की आपकी एक्स्ट्रा क्लास हो जाती है। ओवरऑल 3 से 4 घंटे की तो आपकी क्लासरूम टीचिंग हो गई। उसके बाद सुबह से लेकर शाम तक के लिए आपके पास डाउट काउंटर अवेलेबल होता है। डाउट काउंटर की बड़ी विशेषता, एक बच्चे के लिए अलग टीचर अवेलेबल होगा जो बच्चे को उसके पर्टिकुलर डाउट्स बताएगा ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। वेल प्लान्ड बुक, वेल प्लान्ड टीचिंग तो हमारे पास है ही कोई बात ही नहीं। एक और बात बताएं मधुर सर, फिजिक्स में बच्चे आमतौर पे इस चीज को लेकर डिस्टर्ब रहते हैं कि 12th क्लास के बाद जैसे आईआईटी का एग्जाम भी होता है, एनडीए का एग्जाम भी होता है, तो बच्चा बहुत बार इस डाउट में हो जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से मैथ एनडीए में थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का पूछा जाता है उसी तरीके से फिजिक्स भी वो मेंस के लेवल पर सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि एक्चुअली क्या है कि जब हम इंजीनियरिंग करते हैं तो उस फिजिक्स का रोल कहीं ना कहीं आगे के फ्यूचर में काम आता है, तो इसलिए फिजिक्स वहाँ पे होता है। मगर हम बात करते हैं, हमने डिफेंस की बात करते हैं, तो भाई अगर हम डिफेंस में चले जाते हैं तो आगे फिजिक्स का रोल बहुत बड़ा नहीं। तो एग्जामिनर बस ये जानना चाहता है कि आपको थोड़ी सी भौतिकता के बारे में चीज़ें पता है कि नहीं पता, बस बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। मगर हाँ ये है कि इतना भी आसान नहीं है। सर हमारी बुक्स में से फिजिक्स के जो 24 से 26 सवाल आते हैं, उसके अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चंस हमारी बुक से सिलेक्ट हैं? मतलब हम तो ये कह सकते हैं कि यूपीएससी वाले हमारी ही किताबों में से पेपर बनाते हैं। कह सकते हैं, या तो ये भी कह सकते हैं कि हमारी एनालिसिस इतनी अच्छी है कि जो कंटेंट हम डालते हैं वो उस फोकस, भाई पेपर तो पहले होता है, हमारी बाद में होती है, तो हम उसको इतना अच्छे से एनालिसिस उसकी करते हैं कि कंटेंट जो डालते हैं वो उसी लेवल का डालते हैं, तो चीजें क्या हो जाती हैं, मैच करती हैं। और 100% ये तो मतलब मैं भी ये कह सकता हूँ कि न्यूमेरिक वैल्यू तक मैच करती है। ये भी सारा क्लेम हम कर सकते हैं कि आप पेपर रख लीजिए, बुक रख लीजिए, तो एक अच्छा मटेरियल, मतलब सर बच्चा आपके पास आ जाए, आपसे पढ़ ले, आपकी किताब लगा ले, तो आप उसको गारंटी दे सकते हैं उसके सिलेक्शन की रिटर्न। बिल्कुल, बस वो अपनी गारंटी दे दे कि वो 5 महीने फोकस रहेगा, बाकी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। बाकी हम गारंटी लिख के दे सकते हैं कि आपका उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सर। बच्चों जीएटी के सेक्शन में जनरल साइंस में फिजिक्स के बाद एक पोर्शन आता है केमिस्ट्री और बायोलॉजी। चूंकि मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एनडीए का एग्जाम देते हैं, ये बच्चे एक तो बायोलॉजी बैकग्राउंड के होते नहीं है, दूसरा कहीं ना कहीं ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी को थोड़ा टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ऐसा इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट ज्योति मैम मौजूद हैं जो आपको बताएंगी इस 100 नंबर की केमिस्ट्री बायोलॉजी में कैसे आप कम से कम 85-90 तक नंबर स्कोर कर सकते हैं। ज्योति मैम। जय हिंद स्टूडेंट्स, जय हिंद सर। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि लड़कियों के लिए बहुत बड़ा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 10 अप्रैल वाला एग्जाम। जैसा कि अभी आपने कहा कि एग्जाम तो वो 14 नवंबर को भी दे सकती हैं, लेकिन उसके लिए वो शायद इतना प्रिपेयर नहीं हो पाएंगी क्योंकि एक टाइम पीरियड है एग्जाम से 1.5 मंथ बिफोर ही बिल्कुल उनको अलाउ किया गया। सर अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें तो किसी भी एग्ज़ाम को, किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने से पहले हमें वो कंपटीशन को एग्ज़ाम समझना पड़ता है जी। अभी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एनडीए क्रैक करना चाहते हैं,
और अगर हर एक इंडिविजुअल बच्चा जो है वो पिछले 10 साल के पेपर उठाकर उसका एनालिसिस करने लगेगा तो उसके लिए 6 महीने प्रिपरेशन के लिए बहुत कम पड़ जाएंगे। तो हर एक बच्चे को ये चाहिए कितना अच्छा हो कि उसके पास एक ऐसा व्यक्ति या पूरी ऐसी टीम मौजूद हो जो उसको पहले से ही रिसर्च करके एनालिसिस करके बता दे कि भैया तुम्हें ये पढ़ना है और ये छोड़ देना है, उसका काम आसान हो जाएगा। तो इसके लिए हमें प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। अर्जुन इतने बड़े धनुर्धारी थे लेकिन उनको भी द्रोणाचार्य की आवश्यकता पड़ी थी, उसके बिना तो कोई सफल नहीं हो पाएगा। नरेंद्र को जब तक समर्थ गुरु रामदास नहीं मिलते तब तक वो विवेकानंद नहीं बनते। बिल्कुल सर। तो टीचर्स की अहमियत तो यहाँ पर हम बिल्कुल कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि गाइडेंस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हर एक बच्चे को कंपटीशन क्रैक करने के लिए चाहिए। अभी सर ने हमें बताया कि इतने लाखों बच्चों में से कुछ हज़ार बच्चे ही हैं जो सिलेक्शन पाते हैं और बहुत ही कम बच्चे हैं जो उसके लिए सीरियस होते हैं और आपको केवल उस पर जंप करना है। अगर हम अपने इंस्टीट्यूट की बात करें तो स्टडी मटेरियल तो बेस्ट है ही, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मॉक टेस्ट है, साथ ही हम लोग लगातार जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मॉडल टेस्ट पेपर्स लॉन्च करते रहते हैं। हर हफ्ते हर महीने आपको मॉडल टेस्ट पेपर मिलते रहेंगे ताकि आप ये चेक कर सकें कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, और वो भी मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ही हमको मिलते हैं। सबसे बड़ी चीज़ हमें मंथली जो है हम यहाँ पे यूनिट टेस्ट जो है वो दिलवाते हैं ताकि बच्चे को हर महीने अपना लेवल पता चलता है। एग्जैक्टली तो हर महीने उसको समझ में आता रहेगा कि उसने कितनी प्रोग्रेस करी है। साथ ही सर अभी जैसे आपने कहा डाउट काउंटर फैसिलिटी, देखिए क्लासरूम के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं और हर बच्चे का लेवल सेम नहीं होता है। कोई बच्चा क्लासरूम में कोप अप कर लेता है उतनी चीज़ों को, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए अलग से डाउट काउंटर की फैसिलिटी जो है हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर हमारी क्लासेस के अंदर मौजूद है। जैसा कि सर अभी हमने कहा कि एनडीए में केवल रिटन एग्जाम क्लियर करना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए, हमें ऑफिसर बनना है। तो केवल रिटन एग्जाम क्लियर करके खुद को कॉन्फिडेंस नहीं देना कि हम लोगों ने रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया है। उसके बाद हमें एसएसबी भी निकालनी है। ऑफिसर तक बनने की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है और उस पूरी प्रक्रिया के लिए ना सिर्फ रिटन एग्जाम के लिए बल्कि एसएसबी के लिए भी यहाँ पर हम बच्चों को तैयार करवाते हैं कि किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे। दूसरा, अभी जैसे हमने कहा कि हर 6 महीने के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिवाइज होते रहते हैं। किसी टॉपिक की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, किसी की कम हो जाती है। अगर बच्चा 1 साल पहले से प्रिपरेशन कर रहा है तो वो अपना एक पैटर्न बनाकर चलता है कि मुझे ऐसे ही पढ़ना है, लेकिन उसे पता नहीं है कि 6 महीने के बाद पैटर्न जो है बदल गया है। ये पैटर्न बताने का काम, उसका एनालिसिस करने का काम भी हम लोग यहाँ पर करते हैं और बच्चों को बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर मेनली अपने सब्जेक्ट की बात करें तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर हम लोग ये समझें पहले कि टॉपिक्स उसके अंदर क्या आते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है उसमें। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो चीज़ें हैं वो आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझनी है, जो बेसिक्स हैं उसके वो समझने हैं। पहली चीज़ तो ये कि बायोलॉजी के अंदर बेसिकली अगर हम देखें तो 8th, 9th, 10th की जो बायोलॉजी है, जो बेसिक बायोलॉजी है, वो हमें यहाँ पर क्लियर करनी पड़ेगी। अगर ये बेसिक्स हमारे क्लियर हो गए तो आगे कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे। केमिस्ट्री के अंदर भी सेम चीज़ है, बेसिक्स अगर हमारे क्लियर हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम 11th, 12th से उठाते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर बेसिकली बात करें तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो बेस है वो 9th, 10th का ही तैयार होता है यहाँ पर। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हम लोग बात करें विटामिन की बात करें या हम लोग हार्मोन्स की बात करें जो हम लोग को याद करने होते हैं, या कोई भी आपका ऐसा सब्सटेंस है जिसका साइंटिफिक नेम हमें याद करना होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो जनरली पूछे जाते हैं। मैम ये बताएं, जैसे बच्चों को हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश, जीके का एक पीरियड पढ़े देते हैं जी, तो केमिस्ट्री बायोलॉजी की क्लास बच्चों को इस समय कैसे दी जा रही है? सर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए रेगुलर क्लासेस तो चल ही रही हैं, जो ऑफलाइन हमारी चलती हैं, ऑनलाइन भी चलती हैं, लेकिन साथ ही अभी हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू करी है जो केवल केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए है। तो हमारी डेली जो क्लास होती है 1:45 से स्टार्ट होती है। जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं जो एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ऑनलाइन हम लोगों ने अभी क्लास जो एक्स्ट्रा क्लासेस है केवल केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो मतलब ऑफलाइन बच्चों के लिए कोई पर्टिकुलर ऐप डेवलप किया गया है और बच्चों को उसका एक्सेस दे दिया गया है। जी बिल्कुल। तो मतलब अब बच्चों को एक्चुअली हम 4 पीरियड डेली नहीं देते, 5 पीरियड डेली देते हैं। एग्जैक्टली, जिसमें एक पीरियड मैथ्स, एक पीरियड फिजिक्स, एक पीरियड इंग्लिश, एक पीरियड जीके के अलावा 1:45 से 2:30 तक एक पीरियड हफ्ते में 3 दिन केमिस्ट्री और 3 दिन बायोलॉजी का दिया जाता देते हैं। बिल्कुल सर, जितने भी अभी हम चीजें बात कर रहे हैं कि जी सारे टॉपिक्स जो हैं जो हमें याद करने होते हैं, तो बहुत सारे नाम विटामिन के, बहुत सारे हार्मोन्स के नाम हमारे पास प्रेजेंट है और सभी को याद करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग प्रॉपर ट्रिक्स बच्चों को बता दें कि किस ट्रिक से वो लोग जो है इन सभी के नाम याद कर सकते हैं। मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चों को बायोलॉजी से हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा फियर होता है। सर मैंने इसीलिए कहा कि बायोलॉजी से फियर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा 11th, 12th में जाके बायोलॉजी छोड़ रहा है, 9th, 10th में उसके पास बायोलॉजी थी।
तो यहाँ पर अभी मैंने पहले कहा कि हमें केवल बेसिक्स पढ़ने हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी से बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि भाई मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमें समझने वाली बात यह है कि हमें केवल 9th-10th की जो बेसिक बायोलॉजी है केवल वो करनी है। और बायोलॉजी के अंदर खास बात ये होती है कि उसके अंदर याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। और याद करने वाली चीज़ों के लिए मैं बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ पर हम लोग ट्रिक्स के साथ बच्चों को याद करवाते बच्चों को मिलेंगी कि आप किस चीज़ों को याद रख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एग्जाम का अगर पैटर्न पीछे से देखा जाए तो प्रीवियस ईयर को देखते हुए जो एनालिसिस हम लोगों ने किया है तो कुछ ऐसे टॉपिक्स है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है याद करने वाले जो बार बार रिपीट होते हैं। तो हम लोगों ने हमारी बुक्स के अंदर भी वो टॉपिक्स जो हैं वो दिए हुए हैं, वो आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से आपको याद करने हैं। और टीचर क्लासरूम के अंदर उन्हीं पॉइंट्स को कितने अच्छे तरीके से और कितने फास्ट तरीके से बिना प्रेशर लिए बच्चा याद कर सकता है, उसकी ट्रिक्स जो हम लोग क्लासरूम में बताते हैं सर। थैंक यू मैम। तो बच्चों जनरल साइंस वाला सेक्शन का डिस्कशन कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं ह्यूमैनिटीज वाले सेक्शन जनरल नॉलेज, जिसमें कि सबसे बड़ा सेक्शन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट। उसके लिए हमारे साथ जेएन सर मौजूद हैं। आप सभी के प्रिय जेएन सर, उनके विचार। जेएन सर। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो बच्चों के सामने एक विचार को आप प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किए। और उन सभी बच्चों से जय हिंद टू ऑल ऑफ यू बेटा। और सबसे पहले अगर आप भूगोल में आए तो विषय बहुत आप पढ़े होंगे, लेकिन हमारा ऐसा विषय है जिसमें आप जी रहे होते हैं जी। और जब भूगोल का नाम लिया जाता है बेटा है दुनिया के हर कंपटीशन में आता है। और आपको हम एक बात ही बता दें कि 10 अप्रैल के एग्ज़ाम को पास करने के लिए आप जहाँ भी हो शीघ्र मेजर कलसी क्लासेस में आप पहुँचें और सारे सिलेबस को बेहतरीन तरीके से बेटा 3 महीने तक हम लोग कंप्लीट कर देंगे, स्पेशली हमारा सेक्शन। और फिर उसी में 3 महीने में आपका वाला सेक्शन और फिर बाकी 3 महीने में अभिषेक सर वाला सेक्शन आ जाता है। समयों बेटा चूंकि ये हिस्ट्री पॉलिटी से भी बना है तो सर लोग तो अभी बताएंगे ही, लेकिन जहाँ तक भूगोल की बात है बड़ा तो बहुत विषय है ये। इसमें एस्ट्रोनॉमी भी शामिल है, वर्ल्ड जियोग्राफी भी है और इंडियन जियोग्राफी। तो लेकिन बेटा आपकी समस्या को देखते हुए इन सारे टॉपिकों को मिला करके हम लोगों ने एक बहुत ही सटीक सिलेबस विकसित किया है जो कि हमारे मेजर कलसी में आप पाएंगे। और उन टीचिंग प्लान में हम लोग ऐसा कुछ रखे हैं जिससे कि आपको पढ़ने में कोई भी असुविधा ना हो। जैसे अगर हमारे आप भूगोल में आएंगे तो हम यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी और वर्ल्ड जियोग्राफी को एक में तोड़ दिए हैं। और आपको पहला टॉपिक हमारे यहाँ मिलेगा सोलर सिस्टम, या जिसको आप कह सकते हैं यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, ब्रह्मांड एवं सौर मंडल। बेटा यह आपके टॉपिक का एक ऐसा समझिए कि सेक्शन है जहाँ से कोई प्रश्न कहीं से आए या ना आए, एक प्रश्न यहाँ से आता है। और इसमें आपसे यूनिवर्स से संबंधित टर्मिनोलॉजी पूछता है और ग्रहों के बारे में बेटा सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो वह आपसे पूछा था कि विच प्लैनेट डज नॉट कम्स अंडर इंफीरियर प्लैनेट। बताइए, ये कहा जाता है ग्रहों का जब आप हमारे क्लासरूम में उपलब्ध होंगे बहुत ही बेहतरीन बेटा एक चार्ट देते हैं और हमें लगता है 22-23 प्रश्न तो उसी चार्ट से इन बच्चों के हल हो जाए, कभी नहीं रटना पड़ेगा। एक बात पर प्रकाश डालें, बच्चा 11वीं 12वीं में भूगोल पढ़कर नहीं आया, जी जी, वो पीसीएम पढ़कर आया, जी जी, तो उस परिस्थिति में कैसे उसे भूगोल आसानी से समझाया? जी जी, बच्चा भूगोल तो पढ़ा नहीं है तो बात मैं कबूलता हूँ, लेकिन वो भूगोल डेली देख रहा है या बालक भी जानता है जी, वह तारों को जानता है जी, वह धरती पर रह रहा है जी, अनगिनत पेड़ पौधों को देख रहा है। तो बेटा इस भ्रम को, इस मिथक को आप अपने दिमाग में न डालें। मतलब यदि बच्चा अब आपके पास आता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, तो 10 अप्रैल को होने वाले एग्जाम के में आप उसको भूगोल, अर्थव्यवस्था और करंट की समस्या नहीं आने देंगे? जी जी, बिल्कुल नहीं। बच्चों के पता ही नहीं चलेगा और लास्ट में बच्चे कहेंगे कि यह बहुत अच्छे ढंग से तैयार हो गया और इसमें अब उनका छूटने वाला नहीं है। और जैसे ही ग्रहों की बात करें बेटा, एक तो इंफीरियर प्लैनेट से आ गया था और कभी कभी ग्रहों को वह आकार के आधार पर पूछता है। और एक बहुत बेहतरीन ट्रिक बेटा हम आपको बताते हैं, बीएस से बीपी, शुक्र से मकबूल। तो आकार के आधार पर बेटा एक भी प्रश्न फिर आपका मिस नहीं होगा, चाहे वो आपसे असेंडिंग ऑर्डर पूछे चाहे वो डिसेंडिंग। लेकिन इसको पाने के लिए
क्लास में बेटा बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि सर हर चीज यूट्यूब पर दे पाना संभव एक्चुअली नहीं है। जी जी, वो संभव नहीं है। तो 10 अप्रैल वाले एग्जाम के लिए बच्चों अब इंतजार खत्म होता है और आप जल्दी से आइए मेजर कल्ची क्लासेस, ताकि 10 अप्रैल 2022 वाले एग्जाम के लिए आप निश्चित रूप से अपनी सफलता को अश्योर कर सकें। जी जी, और उसी के तुरंत बाद हमारा दूसरा टॉपिक लगा हुआ है जिसको आप कहते हैं मोशन ऑफ अर्थ, या उसी में हम लोग मिला पढ़ा देते हैं अर्थ एंड इट्स सोलर कनेक्शन। यहाँ से भी बेटा 2 प्रश्न आता है। अभी लास्ट ईयर में अगर आपसे बात किया जाए तो आसिएला जैसे धरती में पाए जाने वाले तत्वों का अधिक से कम का क्रम, तो आपको क्या बताते हैं हम? आसिएला, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन या लोहा। और लास्ट एग्जाम में आप पेपर उठा कर देखेंगे, पूछा गया है टाइम जोन से संबंधित, अर्थात ब्रिटेन में या जीएमटी पर इतना समय हो रहा है तो भारत में क्या समय हो रहा होगा, ये अभी लास्ट एग्जाम में आपसे पूछा गया। तो यहाँ से भी इन दोनों टॉपिक से भी डियर आपके यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी के बाद हम लोग पहुँचते हैं एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है रॉक्स। रॉक से आपसे केवल और केवल अभी तक के प्रश्नों में एग्जाम्पल पूछे गए हैं। तो हम लोग जो है आपको 3 कैटेगरी जो की रॉक्स होती है, इग्नियस और आपका सेडिमेंट्री रॉक्स एवं मेटामॉर्फिक रॉक, इसका कैटेगरी बनाते हैं और इनके एग्जाम्पल को शायद बहुत ही समझिए कि जादूगरी वाले, मतलब सर जब बच्चा आपके पास आकर बैठेगा तो बच्चा इस बात के लिए कॉन्फिडेंट हो जाए कि भले ही 11-12 में वो भूगोल पढ़कर नहीं आया है, लेकिन यहाँ रहने के बाद वो इतना परफेक्ट हो जाएगा कि उसका एनडीए का एग्जाम हर हाल में क्वालिफाई होगा। थैंक यू सर। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे पता है कि उसे जियोग्राफी नहीं आती जी, इसीलिए दिन रात हम इन्हीं बच्चों के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल। और उन्हीं के ऊपर काम करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे बुक में सीधा सीधा झलकता है। बिल्कुल, क्योंकि तो बुक लेना ही पड़ेगा। किताबों के प्रश्न ही आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे जी, और उसी की बेहतरीन हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं। और इसी के बाद बेटा आपको अगला टॉपिक मिलेगा स्थल मंडल। तो बच्चों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ टीचिंग प्लान के अनुसार विद इन टाइम सारे चीज़ों को आपके यहाँ समाप्त कर दिया जाएगा। और बेटा आप जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, इकोनॉमी में भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रायः आपसे पूछा जाता है 1964 तक, और 1964 तक की सारे आपके यहाँ मॉडल भी पूछे जाएंगे, उसमें विकास संबंधी किए गए कार्य को भी पूछा जाए। लेकिन इतना आप आश्वस्त हो जाएं कि आपके एग्जाम में 1 या 2 ही प्रश्न इंडियन इकोनॉमी से पूछे जाते हैं, बाकी भूगोल के प्रश्न मुख्यतः आते हैं। जी जी जी, ज्यादातर आपके यहाँ जिसको हम कह सकते हैं 20 से 22 क्वेश्चन, और 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ इकोनॉमी के रहे। लेकिन बताना तो इन बच्चों को बहुत कुछ हमें था, लेकिन अब सीधे क्लास में 10 अप्रैल की तैयारी है, अच्छी तैयारी है, श्योर सफलता के लिए बेटा शीघ्र आए ताकि हमारे ट्रिक को आप संपूर्ण ढंग से समझ सकें। धन्यवाद बेटा। थैंक यू सर। तो बच्चों लास्ट बट नॉट लीस्ट, समहाउ एक क्वेश्चन जहां इंपॉर्टेंट होता है वहां लगभग 100 नंबर का एक और काफी बड़ा पोर्शन हमारे पास है, हिस्ट्री और पॉलिटी। जैसा कि आप जानते हैं हिस्ट्री का सिलेबस बेहद वाइड है। इस बेहद वाइड सिलेबस में से व्हाट टू स्टडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हाट नॉट टू स्टडी। तो हमारे साथ अभिषेक सर उपस्थित हैं आपको यह बताने के लिए कि कैसे इस 6 महीने के पीरियड में हम आपकी हिस्ट्री और पॉलिटी की यूजफुल नॉलेज आपको देंगे और आप 10 अप्रैल वाले एग्जाम में एसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। अभिषेक सर। सबसे पहले तो जय हिंद आप सभी को। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे सर ने कहा अभी, तो आप ये समझ लें कि अगर आज हम बात करें तो ये जो अभी है वर्तमान समय का समय अक्टूबर का पहला वीक मान लें आप इसको, और यानी कि अगर आप सोचते हैं विचार विमर्श भी करते हैं तो आपको 3 से 4 दिन लगेंगे। यानी कि अगर आप अपने घर से 10 अक्टूबर को निकल देते हैं तो आप यहाँ पे आएंगे तो बिल्कुल आप 6 महीने बाद एग्जैक्ट आपका 10 अप्रैल को पेपर होने वाला है। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि अब उठ बंदिया और चल बंदिया, वो कंडीशन आ चुकी है और आपको ये मैदान फतेह करना है तो बहुत राइट टाइम है और राइट स्ट्रेटजी के साथ आप आए। मेजर कल्सी की पूरी टीम है यहाँ पे, आप देख ही रहे हैं। ओवर द ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आप समझ सकते हैं कि मिनिमम अगर मैं बात करता हूं तो 5 to 6 ईयर्स का ईच एंड एवरी फैकल्टी के पास इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, सिर्फ और सिर्फ मात्र आप डिफेंस का।
तो आप समझ सकते हैं कि जो अभी कोविड का टाइम पीरियड था उसमें जो बुक्स प्रिपेयर की गई हैं वो उस आधार पे की गई हैं कि जो प्रीवियस ईयर के एनडीए के पेपर्स आए थे, क्या उनके ऑप्शंस थे और किस तरीके से इन क्वेश्चंस को मॉडिफाई किया जा सकता है नेक्स्ट ईयर में, वो सब सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके सारी बुक्स को डिज़ाइन किया गया। दूसरी बात मैं गर्ल्स के लिए कहना चाहूँगा कि ये वाला जो एग्ज़ाम है वो तो आपको टाइम नहीं मिल पाया उसमें, लेकिन आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है आपको इट मीन्स 2022 का अप्रैल वाला, उसमें आपके पास पूरा कंप्लीट आज से 6 महीने एग्जैक्ट हैं। अगर आप चाहते हो देश सेवा, आपके अंदर जज्बा और जुनून है तो आप तुरंत अब घर से निकलिए, क्योंकि अब लेट करने का कोई फायदा है नहीं। और आप जानते हैं कि हमारे पास एक्सपर्ट्स टीम्स है। रही बात हिस्ट्री की, अगर पॉलिटी की मैं बात करता हूं तो आपको बता दूं 20 to 22 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से ज्यादा वेटेज रहता है हिस्ट्री का, 14 क्वेश्चन, 12 to 14 क्वेश्चन और 6 to 8 क्वेश्चंस आप मान ले, पॉलिटी से मान ले। अगर मैं बात करता हूं तो जो हिस्ट्री है आपकी 3 डिवीजन में डिवाइड है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। ऑब्वियस सी बात है आप पूछना चाहोगे कि सर किसका वेटेज ज्यादा है, तो मैं इंश्योर ये जरूर कहूंगा कि मॉडर्न का वेटेज ज्यादा है। बट अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ईच एंड एवरी चीज को पढ़ना है। जब यहाँ कैंपस में आप आएंगे तो वही स्ट्रेटजी तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है कि आप विद इन 6 मंथ में आप ये पूरा कोर्स भी कवर कर पाएंगे, मॉक टेस्ट दे पाएंगे और आप इतना अपने आप को इंश्योर कर लेंगे कि आगामी जो अप्रैल वाला एग्जाम है उसमें कैसे मैक्सिमम मार्क्स, अगर अमूमन मैं बात करता हूँ विद क्वेश्चन की हिस्ट्री और पॉलिटी की, तो 4 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 नंबर आपके पास, 80 से 100 नंबर के सर हिस्ट्री पॉलिटी के सवाल, बिल्कुल 80 से 100 नंबर आपके पास एग्जैक्ट है। और इनमें से अगर मैं बात करता हूं तो अमूमन 20 क्वेश्चंस में 16 to 17 क्वेश्चन आसानी से, पॉलिटी गारंटी, पॉलिटी वाला जो पार्ट है उसको तो गारंटीड मैं बताता हूं। आज तक पॉलिटी में आया क्या क्या आपको मैं बता दूं, शेड्यूल्स, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रियम्बल, ठीक है, और आप समझ लें यूनियन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। अगर ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, इनके साथ थियरी आप पढ़ लें तो गारंटी देता हूं कि पॉलिटी में 100% आप कवर कर पाएंगे। और रिपीटेड क्वेश्चन, क्योंकि देखिए पॉलिटी स्टार्ट ही होती है प्रियम्बल एंड इट्स इनहेरेंट फिलॉसफी से, और वही बेसिक है ईच एंड एवरी ईयर। हर एग्जाम में, मेजर एग्जाम डिफेंस की बात करता हूं तो पहला प्रश्न यही अमूमन पूछा गया है कि प्रियम्बल में 3 शब्दों को कब जोड़ा गया या वो कौन से 3 शब्द थे। मतलब आप समझे कि बहुत बेसिक चीजें पूछी जाती। अब हिस्ट्री की बात करते हैं, जो जिसका मेजर वेटेज है। हिस्ट्री में क्या होता है, बच्चा बस हिस्ट्री अपने मन में दिमाग सेट कर लेता है कि क्या, ऐसा कुछ नहीं। जब आप कोचिंग में आएंगे ना तो आप समझ लें यहाँ पे जैसे अदर सब्जेक्ट्स की आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगती है वैसे हिस्ट्री पॉलिटिक्स लगती है, शायद मैं तो कहूंगा ज्यादा ही लगाते हैं हम लोग। यहाँ तक कि सर हिस्ट्री के लिए भी हम लोग डाउट काउंटर देते हैं। जी बिल्कुल डाउट काउंटर देते हैं, आपको बिल्कुल ऐसा फीचर फील होगा यहाँ पे। अच्छा, व्हाई वी चूज द मेजरकल्स, अच्छा हम चूज क्यों करेंगे। पहली बात तो ओवर द ईयर्स एक्सपीरियंस है फैकल्टी के बाद, मॉडिफाइड बुक्स मिलेंगे, ईच एंड ईयर अपडेट होती हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा। वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है, डाउट काउंटर है 2 से 3 घंटे का। इसके बावजूद अगर कोई चीज रह जा रही है तो उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं ऑनलाइन, जैसा कि सर ने बताया कि अभी लगभग हर सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस भी चलती, उसको भी आप मतलब 100% आप अपना अगर देंगे तो हमारी तरफ से 200% आपको मिलेगा। फिर से अगेन मैं यही रिपीट करूंगा आपके लिए, ओवरऑल उठ चल और बंदिया अब चल। अब टाइम आ चुका है तुम सबका और चलना है। यहाँ पे जैसा कि मैम ने भी अभी एक बात कही थी ना कि अर्जुन हो, विश्वामित्र हो, कोई भी हो, जितने भी आप लोगों को देखेंगे, क्योंकि मैं हिस्ट्री का टीचर हूं तो मैं वहां पुरुषों की बात जरूर करूंगा, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती हो, विवेकानंद हो, सबके एक गुरु थे। इवन दो एकलव्य सिर्फ गुरु का नाम सुना था और उनसे शिक्षा उसने बाय डिफॉल्ट ले ली, उनकी मूर्ति बना करके, आप समझे, उसने भी गुरु दक्षिणा चुकाई। अब उस जमाने में सिर्फ गुरु का नाम लेने से कल्याण हो जाता था, तो आप क्या करें, बैग उठाएं और गुरु जी पे पूरा ट्रस्ट करके यहाँ मेजर कल ही चले आए बस। और इसके बाद पूरा सिलेक्शन की गारंटी हमारी है। आप अगर 100 देंगे तो ये गारंटी है कि मेरी पूरी टीम 200 देगी आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बच्चों मिलते हैं अब हम लोग बहुत जल्दी किसी रेगुलर क्लास में, जितनी जल्दी हो सकता है आइए रेगुलर क्लास में, हम सब लोगों की आपसे भेंट होगी और हम सब मिलकर आपके सिलेक्शन की गारंटी 10 अप्रैल 2022 वाले एग्जाम में निश्चित तौर पर सफलता की गारंटी आपको देते हैं। फिलहाल हम सभी की तरफ से आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट।